नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे चर्चाएं करते रहता हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बीमारी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा चीनी खाने से होता, मैं ये आपको हमेशा बताते रहता हूं, क्योंकि पूरे जीवन काल में मैंने यही सीखा कि अगर हम भोजन बदल दें तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते, भोजन नहीं बदलते तो हर कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो ये इसी के संदर्भ में मैं हर बीमारियों का इलाज करते रहता हूँ और इसीलिए मैं अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करता, क्योंकि जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है वो उसी प्रकार का है। तो आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज 24 मार्च है और 24 मार्च को पूरी दुनिया विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड टीबी डे। क्यों मनाती है? क्योंकि अभी तक भी जितने भी इन्फेक्शन से, संक्रमण से बीमारी होती है मानव जाति को, उसमें से ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ जो है कि डेथ है वो आपका है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत सदियों से होता आया है और इधर भी आज के ज़माने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से अभी भी करीब करीब 1 करोड़ लोगों को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है पूरे संसार में और करीब करीब 15 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू एनी इन्फेक्शंस टू ऑफ द मैनकाइंड। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसीलिए टीबी जरूरी है, इसके बारे में जानकारी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको जो ये वीडियो आज सुनने को मिलेगा, ये सामान्यतः जितने भी कंटेम्प्रेरी वीडियोज़ आपको मिलता है उससे बिल्कुल अलग प्रकार का जानकारी मिलेगा। हो सकता है आपके बहुत सारे सोच को थोड़ा सा चोट भी लगे, लेकिन मैं बीमारियों को इसी ढंग से ठीक करता हूं और मेरा अपना 1 लाख मरीज देखने के बाद जो अनुभव आया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारा बात इसमें आपको अलग प्रकार का सुनने को मिलेगा और अगर मानव जाति इसको अपना ले तो मेरा मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या कोई भी बीमारी मनुष्य जाति के लिए संकट नहीं रह जाएगा। तो अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आप ये समझिए कि 24 मार्च को ही पूरी दुनिया क्यों मनाती है, क्योंकि 24 मार्च को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। उन्होंने 24 मार्च 1882 ईस्वी को एक डिस्कवरी किया था, जिसमें उन्होंने ये खोजा था कि एक ट्यूबरकुलोसिस नामक एक ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से माइकोबैक्टीरियम नामक ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन होता है। और उन्होंने इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में खोजा था और एक्सट्रैक्ट करके वो दिखलाया था। तो इसीलिए वो बहुत ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए 24 तारीख को ही, 24 मार्च को ही ये मनाया जाता है। बाद में इस डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 ईस्वी का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी मिला और आगे चल के 1906 ईस्वी में बैचलर्स कालमेट गोडिन ने इसका वैक्सीन भी बनाया। तो इसीलिए ये मनाया जाता है 24 तारीख को। कब से मनाया जाता है? तो चूँकि डिस्कवरी तो हुआ था 24 मार्च 1882 ईस्वी में, लेकिन उसके 1 साल के बाद यानी कि 1982 ईस्वी में, 100 साल बाद यानी 1982 ईस्वी में सब लोग बैठे और इसका शताब्दी समारोह मनाए। ये जो ऐतिहासिक डिस्कवरी था, तो जब इसका समारोह मनाया गया तो उसी समय सोचा गया कि नहीं, इसको वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाए। लेकिन उस समय तक WHO इसको नहीं मनाता था। WHO ने इसको मनाना शुरू किया बहुत बाद में, वो करीब करीब 1997 ईस्वी से WHO इसको मना रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में ऐसे ही कुछ और लोग भी जो इसके खिलाफ लगे हुए थे वो जो है कि इसको मनाया करते थे, लेकिन WHO ने फिर इसको अपनाया है 2007 ईस्वी से WHO ने इसको मनाना शुरू किया, 1997 से, सॉरी, तो WHO ने मनाना शुरू किया। तो ये बात है। और WHO जो है करीब करीब 11 डिजीज़ को पब्लिक हेल्थ कैंपेन के रूप में मनाती है और 11 दिवस मनाती है, उसमें से एक ये भी है। और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन डिजीज़ वाला डे है उसमें एक ट्यूबरकुलोसिस है, एक मलेरिया है, एक HIV है। तो यही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जिसके लिए WHO स्पेशल कैंपेन चलाता है और इस पर अच्छा खासा फंड भी है और ये इसका ऑफिस भी खुला हुआ है। तो ये जो फंड है वो मलेरिया, HIV और ट्यूबरकुलोसिस के लिए इकट्ठे ही होता है। हालांकि इस फंड का दुरुपयोग भी हो रहा है और इसका ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। तो फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया
ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV। तो वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जानकारी होना चाहिए इस सब संदर्भ में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कब से मनाया जा रहा है। तो 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है WHO के द्वारा। और वैसे तो मनाया जा रहा है आपका जब 100 साल पूरा हुआ था 1982 ईस्वी में, जबकि उनके डिस्कवरी का 100 साल पूरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने खोजा था 1882 में। 1982 को ग्रैंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसके बाद से ही मनाया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, वर्ल्ड TB डे का इतिहास जो समझ गए, मोटा मोटी जो है वो समझ में आ गया। और ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो कि क्रोनिक होता है, और इसमें लक्षण क्या होता है, TB में मरीज़ खांसने लगता है, उसको बुखार आने लगता है, और शाम के शाम बुखार आएगा, वज़न कम होने लगता है। इसलिए इसको कंजम्पशन डिजीज़ भी कहते हैं। मतलब आपका बैक्टीरिया जो है आपके सारे कैलोरीज को कंज्यूम कर लिया और आपको खोखला बना दिया। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है इसमें। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बीमारी होता है शरीर के लगभग हर अंग को इन्वॉल्व करता है, और लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलित लोग जानता है उसको हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, कि छाती में जो TB हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, इवन चमड़े में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। हम लोग उसका इलाज करते हैं, और उसको लूपस वल्गरिस या फिर स्क्लेरोफोडर्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, ट्यूबरकुलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, लाइकन स्क्रोफ्लोसोरम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। तो जनरली इसमें इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है, आप खांसते हैं तो एरोसोल ट्रांसमिशन होता है। इसका साइज़ क्या है, 0.5 से 5 माइक्रोन तक का ये बैक्टीरिया का साइज होता है, और ये एरोबिक होता है, और ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है। और जो है कि ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही स्लोली ग्रोइंग होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया एक दिन में ही घंटों में डबल ट्रिपल हो जाता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको 24 से 48 घंटा लगता है डबल ट्रिपल होने में। तो कहने का मतलब हुआ है बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और ये स्लाइटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड जैसा होता है, और ये लगभग नॉन मोटाइल है, और ये मल्टीप्लाई कर जाता है 24 से 48 घंटा में। तो इस मायने में बहुत स्लो बैक्टीरिया कहा जाएगा। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि करीब 25% जो पॉपुलेशन है धरती पर मनुष्य का, उसमें से 25% आबादी जो है, 1/4 पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है। उसको हम लोग लैटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर 90 से 95% अगर आपको TB का इन्फेक्शन होगा भी तो भी आपको कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो 90 से 95% केसेस में ये बीमारी एसिम्टोमेटिक रहता है, आपको कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा। और जब लक्षण प्रकट हो जाता है तब हम उसको ट्यूबरकुलोसिस डिजीज बोलते हैं, जो एक्यूट हो सकता है, एक्यूट TB, या फिर क्रोनिक हो सकता है, क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस। या तो पल्मोनरी हो सकता है या तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो सकता है। आजकल एक नए प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस आपको बताया जाएगा। एक होता है सामान्य ट्यूबरकुलोसिस, और एक होता है ड्रग रेसिस्टेंस MDR TB, यानी कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और एक होता है XDR, जो आप वर्ड सुनिएगा, एक तो सुनिएगा MDR TB, एक सुनिएगा XDR TB। XDR का अर्थ हुआ एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट TB। तो लेकिन आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि क्यों ये कंसेप्ट गलत है, हमारे थ्योरी के हिसाब से क्यों ये कंसेप्ट गलत है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैं जब भी किसी को कुछ भी बताता हूँ तो मैं पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान से फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और अगर एक बार में नहीं देख पाएँ तो आप 2 बार 3 बार करके वीडियो देखिएगा। और कभी कभी लोगों का शिकायत रहता है कि फेसबुक पर जो आप वीडियो डालते हैं तो कुछ देर के बाद आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो हम जो भी फेसबुक पोस्ट पर आपको वीडियो मिला है उस पोस्ट को पूरा देखिए, तो उसमें यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू यूट्यूब में भी वही वीडियो देख सकते। तो इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही वीडियो यूट्यूब में भी देख सकते। तो वो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप थोड़ा सा बियर कीजिएगा। तो काम मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग प्रकार है जिसके द्वारा आप ट्यूबरकुलोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। किस अंग का ट्यूबरकुलोसिस हुआ उसके हिसाब से भी आप नामकरण कर सकते हैं। जैसे दिमाग का TB हुआ है ना, तो उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अगर रीढ़ के हड्डी का TB हो गया, उसके मेनिंजेस में चला जाएगा तो TBM बोलते हैं उसको, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर एन्सेफेलाइटिस भी होता है। कभी कभी जो बहुत सारा मिर्गी होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के चलते होता है, उसमें TB का ट्यूबरकुलर एक प्रकार का। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन कराता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है इसको मैक्रोफेज खाता है, और खा करके वो ग्रैनुलोमा बना लेता है। ग्रैनुलोमा
आप समझिए कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ये। यानी कि जब कभी भी टीबी का कीड़ा आपके शरीर में घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, जीवाणु घुसेगा, तो आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको मारना चाहेगा और उसको क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो मैक्रोफेज जो होता है वो आप जा करके उसको पहले खाएगा और खा करके उसको लाइसोजोम के साथ अटैच करके, फैगोजोम को लाइसोजोम के साथ अटैच करके उसको डैमेज करने का प्रयास करेगा। कभी कभी वो डैमेज नहीं हो पाता है, चूँकि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसके वाल में माइकोलिक एसिड का एक बहुत बड़ा कवच होता है जो कि उसको सामान्यतः डाइजेशन से बचा देता है। यानी कि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता, तो वो लैटेंट अवस्था में एक जगह रह जाता। और ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रैनुलोमा बनने लगा, मतलब एक मैक्रोफेज से नहीं रुका, वो मल्टीप्लाई करते गया तो शरीर उसको और कवर अप करते गया, तो एक ग्रैनुलोमा बन गया। तो ग्रैनुलोमा को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। यानी कि आपका जो बैक्टीरिया आया उसको शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली कवर करने लगा। जब उसको मार नहीं पाता है कोई चीज़ को शरीर, तो उसको कवर कर देता है कि एटलीस्ट तुम एक जगह रहो, ज़्यादा इधर भटको नहीं। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन खराब रहेगा तो कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस एक जगह से दूसरे जगह भी चला जाएगा और खून में पहुंच जाएगा, तो खून के थ्रू भी बढ़ने लगेगा। तो वैसे केसेस में आपको मिलियरी रूप ले लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस अब हर जगह पहुंच गया। चूँकि आपका शरीर में आप भोजन इतना गलत ले रहे हैं कि आपको हम क्या भोजन गलत ले रहे हैं वो हम अभी बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। तो ये सामान्य कंसेप्ट से अलग बात आप इस वीडियो में सुनेंगे। अभी तक आप जो भी वीडियो देखिएगा उसमें आपको जो भी ज्ञान दिया जाएगा उससे ठीक उल्टा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए आपकी बहुत सारी धारणाएं टूटने वाली हैं जब तक आप ये वीडियो देख चुके होइएगा। तो आपको बिल्कुल नया चीज़ ढंग से सोचने को आपको लगेगा कि नहीं, नया चीज़ ढंग से सोचना चाहिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको वो सब समझ आएगा। तो लेकिन अभी तक जो कंटेम्प्रेरी ज्ञान क्या है हम पहले वो आपको दे दें, ताकि फिर उसको कैसे हम काटते हैं उसको आप ये तर्क आप समझिएगा। फिर आपका जो विचार होगा कमेंट में हमको लिखिएगा, जो भी होगा उसको हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो बना के आपको हम जवाब देने का। क्योंकि समय कम मिलता है, इधर मरीज़ बढ़ गया है, कोरोना में बीच में मरीज़ कमा था लेकिन मरीज़ फिर भी बढ़ गया है, तो बड़ा मुश्किल से समय निकाल करके हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि मरीज़ देखते देखते बहुत समय चला जाता और समय फिर कम मिलता, थोड़ा परिवार को भी समय देना पड़ता, इसलिए समय थोड़ा कम मिलता। तो खैर जो भी हो, तो आपको जो हम बताएं कि जब भी कोई बैक्टीरिया अंदर घुसा और आपका शरीर उसको, आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसको क्या किया, वो कवर अप करने लगा, उससे ग्रैनुलोमा बन गया। और ये ग्रैनुलोमा में कभी कभी बीच में नेक्रोसिस होने लगता है, उसको बोलते हैं कैजिएशन। तो वो कैजिएशन बनने लगता, तो उसको इसमें कैजिटिंग ग्रैनुलोमा मिलता है, तो वो इसमें मिलेगा आपको। धीरे धीरे उसमें फाइब्रोसिस होने लगेगा, तो वो जो है कि आपको इसमें मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस में। तो इसमें और कभी कभी ये खून के द्वारा हर जगह फ्लो कर जाएगा, जिसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो जहाँ भी जाएगा वहाँ का एरिया का वो अपना डैमेज कराएगा, उसके हिसाब से आपको लक्षण मिलेगा। अब छाती में जाएगा तो आपको उसको जो सांस की नली के थ्रू घुसा है उसको घोंस फोकस बोलते हैं। कोई एक जगह सबसे पहले घुसा, वहाँ से हर जगह फैला, तो जो सबसे पहले घुसा उसको घोंस फोकस बोलते हैं। और जो है कि वो जहाँ जहाँ फैलता है फिर उसके हिसाब से जाता है। तो ज़्यादातर लोअर लोब के अपर पोर्शन में और अपर लोब के लोअर पोर्शन में ज़्यादातर इन्फेक्शन जाता है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर एरिएशन ज़्यादा होता है। तो जहाँ एरिएशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर ज़्यादा हवा पहुँचेगा, ज़्यादातर चांस है कि वहीं पर जाके और अल्वियोलम के अंदर जाकर के वो जाकर के जाता है और मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेता है और वहीं पर इन्फेक्शन का शुरुआत हो जाता है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस तो आपके वातावरण में भी घूम रहा है उसका बैक्टीरिया, लेकिन क्या सबको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता? नहीं हो जाता। इसका अर्थ हुआ कि गड़बड़ी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नहीं है, गड़बड़ी आपके शरीर का है जो कि उस बैक्टीरिया से मिसबिहेव कर गया। और आपका शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपका भोजन गलत था। यानी अगर आप भोजन बदल दें तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। यानी ये कहना कि किसी आदमी को एचडीआर टीबी है, एमडीआर टीबी है, ये उचित नहीं है। अगर आप उसका भोजन बदल दीजिएगा तो जो सो कॉल्ड एमडीआर टीबी है, सो कॉल्ड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, वो भी उन समान दवाओं से ही ठीक होने लगेगा जिसको कि आप ब्रांड कर दिए कि एमडीआर टीबी है। लेकिन आप अगर भोजन नहीं बदलिएगा, आप मरीज कुछ भी खाए, आप उसका परवाह नहीं कीजिएगा, तब तो आप हर काम दवा से ही करना चाहते हैं। तो फिर वैसे केस में आपको एमडीआर, एक्सडीआर, कुछ दिन के बाद डबल एक्सडीआर भी मार्केट में नाम आ जाएगा कि डबल एक्सडीआर है, एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। इस प्रकार का भी नोमेनक्लेचर आगे के दिनों में जरूर वर्ल्ड मीडिया में आएगा। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि मानव जाति अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता, वो हमेशा हर चीज़ का इलाज दवा के थ्रू खोजना चाहता, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता। तो पहले आप बेसिक चीज़ समझिए कि जब ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ तो केवल हम लोग क्या समझते हैं कि किसी को
खांसी हो रहा है मतलब टीबी हो रहा है। बाकी भी लक्षण टीबी का हो सकता है, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है वो भी टीबी से हो सकता है, क्योंकि दिमाग में भी टीबी का गोला बन सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन टीबी। तो ब्रेन टीबी भी हो सकता है, तो उसमें भी मिर्गी के रूप में वैसे केस में आएगा। बुखार स्लो ग्रोइंग बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शाम के शाम बुखार आएगा जनरली, और आपका वजन कम होने लगेगा, तो वो जो है उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि आपको ये है। तो आपका जिस विभाग का टीबी होगा उसके अनुसार लक्षण आएगा। इसीलिए अब किसी महिला को टीबी हुआ जेनिटल एरिया में, तो वैसे केस में उसको लक्षण क्या आएगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहेगा उसको, तो उसके चलते उसको ग्रोइन एरिया में दर्द रहा करेगा, लोइन एरियाज में दर्द रहने लगेगा, मासिक अगर बड़ी होने लगेगा, उसका बच्चा ठहरने में दिक्कत होने लगेगा, कहीं कहीं फाइब्रोसिस बन जाएगा। तो डिपेंड करता है, किसी को बोन टीबी भी हो सकता है ना, तो हड्डी में भी टीबी पकड़ सकता है। इसीलिए कि किस एरिया में टीबी पकड़ा है उसके हिसाब से उस बीमारी का नाम होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो प्रचलित हर आदमी जानता है, किसी को बोलेगा कि उसको टीबी पकड़ लिया तो सबसे पहले पूछेगा खांसी भी है, तो वो चीज़ जो है सबसे पहले हम लोग प्रचलित नाम समझते हैं खांसी, और तो उसमें ये खांसी होगा, छाती में दर्द होगा, कभी कभी खखार में खून आएगा, कभी कभी खखार में खून नहीं आएगा। दूसरी बात, हर मान ली किसी को खखार में खून आ गया, तो हर खून के खखार में जो खून आया तो हर टीबी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में, उनको लगता है कि हमको खखार में खून आ गया मतलब हमको टीबी पकड़ लिया। नहीं, बहुत सारा और भी बैक्टीरिया होता जो कि छाती में टीबी जैसा ही लक्षण देने वाला इन्फेक्शन कराता है, तो उस केस में भी आपको खून आ सकता है। इसलिए केवल टीबी के चलते ही खून नहीं आता खखार में, इस बात को याद रखिएगा। उसको हेमेप्टोसिस बोलते हैं। एक होता है हेमेटमेसिस, एक होता है हेमेप्टोसिस। हेमेप्टोसिस का मतलब हुआ जब खखार में खून आए, हेमेटमेसिस का मतलब हुआ जब आपके जो है कि ये उल्टी में खून आए। तो ये चीज़ है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसमें किसी भी इवन एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। जब पेट का टीबी होगा तो उसमें आपको कभी कभी पैखाना रुक जाएगा, अचानक एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना, तो पेट में दर्द रहा करेगा, आपका वजन कम होने लगेगा। तो जब सीटी स्कैन एमआरआई ये सब कराइएगा तो आपको उस समय में वो दिख जाएगा, असामान्य जो स्ट्रक्चर वहाँ दिखेगा, ओपेसिटी दिखेगा, और उसमें बीच में कैजेशन दिखेगा, तो आप पकड़ लीजिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस का ग्रैनुलोमा बना हुआ है। तो ग्रैनुलोमा कहने का अर्थ क्या हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया चूंकि स्लो ग्रोइंग है और ये बहुत सेल के अंदर जाके ग्रो करता है, तो जब वहाँ जाता है और ये मरता नहीं है, क्योंकि माइकोलिक एसिड इसके बाल में होता है, जो कि इसको सामान्यतः जो फैगोसाइटोसिस यानी कि मैक्रोफेज जो उसको मारने के लिए आता है, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है मैक्रोफेजेस। तो ये जो मैक्रोफेजेस जब उसको एनगल्फ करता है, उसको खा जाता है, तो उसको पूरा तरह से गला नहीं पाता है, तो अंदर ही वो जीवित होकर के बढ़ते ग्रो करने लगता है, तो और भी ज़्यादा मैक्रोफेज इकट्ठे आना पड़ता। तो ये जो उसको चूँकि शरीर चाहता है, आपका इम्यून सिस्टम चाहता है कि उसको हम एक जगह ही रखें, उसको बढ़ने नहीं दें, हर जगह नहीं फैलने दें, इसलिए ग्रैनुलोमा बन जाता है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में ग्रैनुलोमा बनता है, और ये ट्यूबरकुलोसिस किसी भी शरीर के अंग को प्रभावित कर सकता है, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट टीबी में और क्रोनिक टीबी में। तो एक्यूट टीबी हुआ कि भाई अचानक हुआ, आपको पहले से कुछ नहीं था, अचानक खांसी हुआ और छाती में पानी भर गया। छाती में पानी भरने क्या मतलब हुआ कि बीच में जो लंग रहता है और बाहर में छाती का वाल हो गया, चेस्ट वाल हो गया। तो चेस्ट वाल और इसके बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, उसमें पानी भर जाएगा, उसमें आपको सांस लीजिएगा दर्द होगा। तो वो सब पहले देख लीजिए कैसा आपको बुझाएगा। सामान्यतः जो टीबी का आपको खांसी होगा और आपके जो लंग में यानी कि फेफड़ा में ये जो है कि टीबी का कीड़ा आ जाएगा। तो ये देखिए टीबी का कीड़ा ऐसा होता है, इसका साइज़ क्या होता है 0.5 से 5 माइक्रोन होता है ना। माइक्रोन का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻⁶, ये इसका साइज़ होगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर टीबी का नीचे में ये है, और खखार में ये सब देखिए बैक्टीरिया निकला, तो ये जो देख रहे हैं, और ये देखिए बैक्टीरिया का दिखला रहा है आपको, तो ये सब देखिए बैक्टीरिया, ये यही साइज होता है, रॉड शेपेड होता है, इसी प्रकार का बैक्टीरिया होता है, आप देख रहे हैं। ये देखिए बैक्टीरिया इसमें दिखला रहा है, यही देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, रियल पिक्चर है ट्यूबरकुलर बैसिलाई का, ऐसा ही दिखता है ये, है ना। तो ये रियल पिक्चर है ट्यूबरकुलर बैसिलाई का, इसी प्रकार से वो दिखेगा। तो ये यही ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है, तो जो कि बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा ये इस ढंग से, और ये बढ़ते जाएगा और शरीर उसको रोकना चाहेगा, तो उसी को रोकते 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 ग्रैनुलोमा बनते जाएगा। 24 घंटे में डबल हो जाता है, 24 से 48 घंटा में। और वो तो तब जबकि ये कम में ग्रो करता है, तब ये स्लोली ग्रो करता है। लेकिन अगर दूसरा बैक्टीरिया देखिएगा तो और जल्दी फास्ट ग्रो करता है। तो ये जो है इसलिए क्रोनिक इन्फेक्शन है। इसलिए इसके
आप देखिएगा चूंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है इसलिए इसमें कोल्ड एब्सेस मिलता है, यानी कि एब्सेस का मतलब क्या हुआ, उसमें पस बन जाएगा, यानी आपका शरीर का इम्यून सिस्टम का जो सेल है और वो जो बाहरी ऑर्गेनिज्म है जो आप इन्वेड किया है आपके शरीर में, दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा के चलते पस बन जाता है ना। तो जैसे पुलिस और डाकू में लड़ाई हुआ तो जो उसमें बहुत सारा खोखा नीचे गिर गया, तो उसी प्रकार का चीज़ है वो। तो आप ये देख सकते हैं, तो इसी ढंग से आपको बैक्टीरिया दिखेगा, जो है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया दिखे। साइज क्या होगा, 10⁻⁻⁶, उसको बोलते हैं माइक्रोन। तो 0.5 से यानी आधा माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। इस साइज का ये बैक्टीरिया होता है और ये एसिड फास्ट होता है, यानी कि इस पर एसिड भी डालिएगा तो उससे ये बच जाएगा, उससे डिकलराइज नहीं होगा, और ये स्लाइटली ग्राम पॉजिटिव होता है। तो ये सब इसका खासियत है। तो यही आप देखें तो ये जो है कि आपको इसी प्रकार से दिखेगा कि इस ढंग से ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। और आपको सीटी स्कैन में कैसे दिखेगा, तो वो आपको ये ट्यूबरकुलोसिस सीटी स्कैन इमेज इसमें आपको मिलेगा। सीटी स्कैन इमेज देखिएगा तो वो आपको हम लोग दिखा देते हैं ताकि कैसा दिखता है आपको भी ये समझ में आ जाए। ये देखिए सीटी स्कैन इमेज में ऐसा दिखेगा, जहाँ तहाँ आपको कैविटी नज़र आएगा। ये डॉक्टर बोलेगा देखिए आपको कैविटी हो गया, ये सीटी स्कैन का पिक्चर है ना। तो ये आपको हड्डी में भी ऐसा दिख सकता है, तो उसको बोन टीबी बोल दीजिएगा। आप देखिए कैसा पूरा खा जाता है, समझिए देखिए पूरा खा जाता है, देख रहे हैं। तो ये जो है कभी कभी एब्डोमिनल में आपको दिखेगा मास, तो ना जो है कि वो इसी प्रकार का आपको डॉक्टर बोलेगा कि देखिए आपको ये ओपेसिटी जो दिख रहा है ये सब का सब आपको वॉन्स फोकस है, तो आपको वो दिखेगा। तो कहने का मतलब हुआ ये आपको समझ में आ गया कि तो वो टीबी का दिखता कैसे है, उसमें लक्षण क्या होता है। तो लक्षण होगा खखार में खून आएगा, चाहे नहीं भी आ सकता, और बुखार, शाम के शाम बुखार लगेगा, वजन कम हो जाएगा, और मोर देन 10% बॉडी सरफेस बॉडी वेट का 1 महीने से अंदर में कम हो जाएगा आपका। और इसके अलावा आपको जहाँ तहाँ गिल्टी हो जाएगा, उसको ग्लैंड टीबी बोलते हैं, है ना। सर्वाइकल लिम्फ नोड बढ़ जाएगा आपका, कभी कभी लिम्फ नोड फट जाएगा और उसके मवाद निकलने लगेगा, उसको स्क्रोफलोडर्मा बोलते हैं। एक प्रकार का चमड़े का टीबी होता है जो कि अंदर में ग्लैंड या बोन से निकलता है। अगर कहीं पर यहाँ पर हड्डी है तो इसमें टीबी हुआ तो क्या होगा, ये कोल्ड एब्सेस बनाएगा। कोल्ड एब्सेस मतलब इसके कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, वहाँ पर गर्म हो जाता है ना। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जब होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आता है तो उसको गर्मी हो जाता है, गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो डॉलर बोलते हैं उसको। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गर्म नहीं होता है, इसमें कोल्ड होता है, इसमें बोलते हैं कोल्ड एब्सेस। तो कोल्ड एब्सेस जब रप्चर करेगा तो आपको देखिएगा फिस्टुला बना देगा, और उस ढंग से तो जो है कि आपको स्क्लेरोडर्मा का लीजन बनाएगा। तो ये तो टीबी का अलग अलग प्रकार है। तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बन गया कि टीबी शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। आपके मुंह में, आपके आंख में टीबी हो सकता है, आपके दिमाग में टीबी हो सकता है, आपके रीढ़ की हड्डी में टीबी हो सकता है, आपके चमड़े में टीबी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि छाती में टीबी नहीं हो, केवल चमड़े में टीबी हो। ऐसा हो सकता है कि और कहीं टीबी नहीं हो और आपके खाली दिमाग में टीबी हो, ऐसा हो सकता है। दिमाग में टीबी होगा तो मिर्गी के रूप में आएगा। जहाँ जहाँ का भी टीबी होगा उस प्रकार का लक्षण करेगा। महिलाओं में अगर जेनिटल एरिया के पास टीबी हो गया तो उसको बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा, बार बार एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर रखिए कि टीबी किसी भी प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि जिसको भी पहले से इम्यून डिफिशेंसी है, HIV है, एस्ट्रॉयड का गोली खा रहा है किसी भी चीज़ के चलते, एस्ट्रॉयड किस चीज़ में चलता है, किसी को दम्मा है, खांसी है, निमोनिया है, किसी को जो है कि एक्जिमा है, क्रोनिक एक्जिमा है, तो डॉक्टर उसको स्टेरॉयड दे देता, स्टेरॉयड पर रहता। तो जिसको भी स्टेरॉयड रहता, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर रहता, उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता। जिसको पहले से डायबिटीज़ है, उसको पहले से किडनी का बीमारी है, उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस का चांस उन लोगों में बढ़ जाता है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये समझ में आ गया, और इसमें लक्षण क्या होता है वो भी समझ में आ गया। और लेकिन ये भी साथ ही साथ जानना है कि हर टीबी, हर बलगम में जो खून आता है वो हर का हर टीबी नहीं होता, वो और भी कारण से होता है। तो एक तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये समझिए कि अगर जो है कि इसमें जांच कैसे करते हैं, जांच करते हैं, खखार का जांच करते हैं, उसमें जेडन स्टेनिंग बोलते हैं, जिल लिंसल स्टेनिंग, वो करके देखते हैं कि एसिड फास्ट बैसिलाई है कि नहीं। एसिड फास्ट बैसिलाई वो हम लोग देखते हैं, उसके थ्रू डायग्नोसिस होता है कि वो है कि नहीं। तो वो हो गया आपको। इसके अलावा खखार का जांच हो गया, उसके अलावा छाती का डॉक्टर फोटो कराते हैं, तो PA व्यू, जो चेस्ट एक्सरे PA व्यू कराते हैं,
पोस्टीरियर से इंटीरियर की ओर, तो वो उसी में पता चलता है। उसके अलावा CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं। तो आपको अलग अलग तरीके से आपको जांच में वो गड़बड़ी पकड़ा जाएगा। तो वो आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको पकड़ा गया भाई, और अब टीबी का दवा खाइए। छाती में पानी हो गया तो उसका प्लूरल इफिजन को टैप करते हैं, या पेट में पानी भर गया, एसाइटिस बोलते हैं उसको, तो उसको निकालते हैं, उसका जांच करते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है तो आपके मेनिंजस के अंदर से CSF निकालेंगे, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकालेंगे, और उसका टेस्ट करके आपको बताएंगे तो कहाँ पर टीबी है, उसके हिसाब से आपका वो संबंधित दवा चलेगा। चमड़े में टीबी होगा तो चमड़े का डॉक्टर उसको काट करके और बायोप्सी निकाल देगा, उसका जांच करके देखेगा कि टीबी है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि कहाँ का टीबी है। अगर आंत का टीबी होगा तो कभी कभी इंडोस्कोपी करा करके वहाँ का बायोप्सी लिया जाएगा, या फिर नीचे से कोलोनोस्कोपी करके वहाँ से बायोप्सी लिया जाएगा। तो ये टीबी का किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, इसलिए आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, और बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा चीज़, इसका इलाज क्या है। अभी हम आपको कॉमन चीज़ बता दे रहे हैं कि किताब क्या लिखता है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है। तो किताब क्या लिखता है, ट्यूबरकुलोसिस हो तो क्या करना चाहिए। पहले के ज़माने में सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा आया, फिर धीरे धीरे करके आइसोनियाजिड आया, फिर और भी इथाम्बुटोल वगैरह आया, फिर बहुत आज इफेक्टिव ड्रग आ गया रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन जो है कि एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत स्पेसिफिकली इस पर काम करता है। तो उससे पेशाब लाल होता है, जब भी मरीज़ खाने लगता है तो उससे पेशाब देखिएगा लाल होने लगेगा। तो मरीज़ को पहले ही बता देना है कि जब भी आप रिफाम्पिसिन को खाली पेट में खाना रहता है, तो अगर रिफाम्पिसिन खा रहे हैं तो उससे पेशाब लाल होगा, नहीं तो मरीज़ हड़क जाएगा, उसको लगेगा पेशाब से खून आने लगा। तो ये पहले ही बता देना है। तो उससे पेशाब में जो है कि तो इसमें रिफाम्पिसिन दिया जाता है 450 मिलीग्राम, 1 कैप्सूल रोज करके लगातार 6 महीना। और उसके अलावा इसमें चलता है इथाम्बुटोल का गोली चलता है, पायराजिनामाइड का गोली देते हैं, आइसोनियाजिड का गोली देते हैं, और एक और भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का गोली देते हैं। ये तो सामान्यतः इलाज है। दूसरी बात, आजकल डॉट थेरापी आ गया, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी। क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर हम डायरेक्टली जाके खिला दें उसको अपने आंखों के सामने, क्योंकि 1-1 महीना पर लोग बुलाता था पहले के ज़माने में, पत्ता दे देता था, 1-1 महीना में आता था, तो बहुत सा मरीज़ खाता नहीं था। तो इसीलिए अब जो है कि नहीं, आप हमारे सामने आके खाइए, तो खाली पत्ता दीजिए और नया पत्ता लीजिए। तो ये जो जिसको बोलते हैं डॉट थेरापी, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी, तो उसमें जब होने लगा तो मरीज़ का सक्सेस रेट बढ़ गया, और उसमें न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाने लगा, तो सक्सेस रेट बढ़ गया। फिर ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस कम हो गया। इधर के दिनों में ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस कमा है, और पूरे विश्व में सब जो टीबी होता है उसमें सबसे ज़्यादा टीबी भारत में होता है। तो भारत भी वैसे टीबी का राजधानी है, तो ये तो आप समझ ही लिए हैं। तो ये आपको मोटा मोटी चीज़ समझ में आ गया। इसके लिए जो है कि वैक्सीन दिया जाता है बच्चों में, BCG बोलते। तो वो जो BCG वैक्सीन है वो भी जो है टीबी के खिलाफ इम्यूनिटी देता है, तो उसके लिए आप लोग को ये दिया जाता है बच्चों में। तो अब है कि इसका इलाज क्या है, तो इसका डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार का टीबी है उसके हिसाब से इलाज होता है। तो आपको जो है कि दवा डॉक्टर बोलता है 6 महीना या फिर साल भर खाना होगा। तो 2 से 3 महीना एग्रेसिव रेजिमेंट दिया जाता है, उसमें ज़्यादा दवा चलता है। फिर अगला 3-4 महीना को जो मेंटेनेंस रेजिमेंट दिया जाता है उसमें दवा कम हो जाता है। शुरू में 5 दवा चलाता, या फिर कभी कभी आजकल 6 दवा चलता है, उसमें लिवरफ्लोक्सासिन भी जोड़ देता है, और जो है कि और बाकी में धीरे धीरे करके फिर 2 दवा 3 दवा ऐसे करके दवा चलता है। तो मरीज़ का धीरे धीरे टीबी ठीक होने लगता है। फिर से जांच करा के देखता है, फिर से आता है, तो कभी कभी दवा का डोज 1 साल 2 साल भी चल जाता है। तो ये समझ में आ गया। ये तो सामान्यतः जो टीबी के बारे में आपको किसी भी वीडियो में जानकारी मिल जाएगा, वो आपको समझ में आ गया बात। दूसरा बात, लेकिन अब हम जो वीडियो के दूसरे एंड में जो हम आपको बात बताएंगे वो बात है कि हम टीबी कैसे ठीक करते हैं। जो WHO का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से और हमारे तरीके में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो उसके क्यों वो रेजिमेंट गलत है। रेजिमेंट गलत इन द सेंस कि रेजिमेंट तो सही है, लेकिन उसको सही तरीके से कारगर बनाने के लिए मरीज़ का भोजन बदलना होगा, और इसी में लोग मेहनत नहीं करते और मरीज़ को क्रोनिक बना देते, और उससे कभी कभी जान भी चला जाता। जैसा कि हम आपको बताएं कि 2018 ईस्वी में 1 करोड़ व्यक्ति को पूरे संसार में एक्टिव टीबी था। एक्टिव टीबी, हम लैटेंट टीबी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। लैटेंट टीबी तो 25% पॉपुलेशन को है। एक्टिव टीबी जो था वो करीब 1 करोड़ आदमी को था, और उसमें से 15 लाख आदमी मर गया। इसका मतलब इसका मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और ये आपका इससे भी डेंजरस डिजीज है जो कोरोना, जिसका कि हाइप आजकल चलाया गया। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बीमारी है जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो अब हमारा कैसे डिफर करता है इसमें, वो हम आपको अभी बताएंगे।
हम इसको कैसे देखते, इतना तो हर आदमी जानता। टीबी क्यों होता, कोई भी बीमारी क्यों होगा, इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। यानी कि अगर हम भोजन बदल दें तो इस टीबी की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते। केवल टीबी नहीं, हर बीमारी पर नियंत्रण स्थापित कर सकते। यानी एजेंट फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डीलिंग। क्यों? क्योंकि होस्ट पर हमारा एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, तो होस्ट फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है। इन्वायरमेंट हमारे नियंत्रण में नहीं है, एजेंट हमारे इन्वायरमेंट नियंत्रण में नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 3 कारण से बीमारी होता है, एजेंट का फैक्टर, होस्ट का फैक्टर और इन्वायरमेंट का फैक्टर। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन तीनों के मिले जुले रूप से कोई बीमारी होता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, मनुष्य के नियंत्रण में केवल एक ही चीज़ है, वो होस्ट फैक्टर। ये एजेंट को आप खत्म नहीं कर सकते। इतना दिन में खत्म नहीं कर पाए तो आप कैसे खत्म कर देंगे? वो खत्म नहीं हो सकता। टीबी का कीड़ा तो हमेशा रहेगा, उसको भगवान किसी काम से बनाया था। आपको बीमारी हो रहा है क्योंकि आप गलत भोजन करते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। गूगल में टाइप कीजिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। जब आप टाइप कीजिएगा देखिएगा 1028 प्रकार का ऑर्गेनिज्म मानव जाति क्लासीफाई कर लिया, जो हवा में ऐसे ही बिखरा बिखरा हुआ है। तो उसको नहीं खत्म कर सकते, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है बैक्टीरिया, वायरस। उसको भगवान किसी न किसी काम से बनाया है। वो आप अगर उसको खत्म कर दीजिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। इस बात को समझिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम प्रकृति में केवल एक ही चीज़ को दिया गया है, वो बैक्टीरिया। आप जो दलहन का पौधा से, जो दलहन का पौधा खाते हैं, जो दाल पीते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता, तो वो उस लेग्यूम प्लांट को भी ये गुण नहीं है कि वो जो बना दे आपका जो है कि नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड बना दे। नहीं, वो नहीं बना सकता अकेले। राइजोपस ग्रुप का बैक्टीरिया उसके जड़ों में रहता और लेग्यूम प्लांट के जड़ में, वो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है और नाइट्राइट बना देता है। वातावरण के नाइट्रोजन को खींच करके नाइट्राइट बना देता। जब भी कोई दाल का पौधा को जड़वा उखाड़िएगा, देखिएगा उसके जड़ में बहुत सारा गांठ है बना हुआ, तो वो गांठ में रहता है बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को भगवान किसी कारण से बनाया है। आप बीमार पड़ते हैं क्योंकि आपका भोजन गलत होता। आप अपना भोजन सुधार दीजिए, बीमारी चला जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि बीमारी क्यों होता, हमारे गलत भोजन से होता। और कोई भी डॉक्टर भोजन नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहता, इसीलिए वो जड़ से ठीक नहीं कर पाता। इसीलिए MDR XDR करके वो नोमेनक्लेचर गढ़ना शुरू करता, जबकि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हमारे लिए कोई MDR TB XDR TB नहीं है। हमारे पास सबसे खराब TB केस के ला के भेज दीजिए, देखिए हम उसको कैसे ठीक करते। और 1 से 2 महीना 3 महीना में TB खत्म, तो वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो दुनिया में कोई भी बीमारी क्यों होता, क्योंकि हमारा भोजन गलत होता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, क्या दोनों खाना बराबर होगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों गड्ढे में गिरेगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था, जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक बार पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा ही दोष है, दूसरे का दोष नहीं है। इसलिए ये कहना कि फलाना आदमी को टीबी था, वो हमारे साथ सोया तो हमको टीबी हो गया, ये कहना 100% रॉन्ग है। किसी के चलते किसी को टीबी नहीं हो सकता। जब तक आप गलत भोजन नहीं खाइएगा आपको बीमारी नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, टीबी हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। टीबी में कोई मरता क्यों? शरीर उससे प्रतिक्रिया करता है, उसके चलते मौत होता है। टीबी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? अगर आप चाहते हैं कि टीबी जड़ से चला जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दे मनुष्य, तो जो है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़ दे तो उसका बीमारी खत्म हो जाएगा। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर,
चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुस्त का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। आप आलू का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए ग्लाइकोजन, कि दूध का चीनी खाइए लैक्टोज, कि कुकर का चावल का चीनी खाइए जिसमें मार अंदर रह गया स्टार्च। आप कोई भी चीनी खाइए बात बराबर। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। अगर आप 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको उतना मेहनत भी करना होगा। कितना मेहनत ये आज का विज्ञान बता दिया। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। अगर हमारा रोज का खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज खाएंगे 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, हम रोज का रोज ज़्यादा खाएंगे तो बीमारी पकड़ लेगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो और केवल कैलोरी से नहीं होता। मान लिया हमको 2000 कैलोरी एक दिन में खर्चा है, एक बात का मतलब, तो अगर हमको 2000 कैलोरी खर्चा है, एक बार अगर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक में भी होगा करीब 300 कैलोरी, क्योंकि चीनी और पानी उसमें और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है कि ये 8 या 24, अगर हम 8 को कोल्ड ड्रिंक पी लें तो हमारा कैलोरी पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन उस ढंग से आप नहीं कर सकते। केवल कैलोरी नहीं मिलाना है, उस कैलोरी में आपको सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, फैट, सारा चीज़ होना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा आपको। ओवरऑल कैलोरी अपने डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होने नहीं दीजिए, और उसमें से 30% से ज़्यादा कार्ब्स नहीं होना चाहिए। इसको मैनेज करना, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें जो है कि आपका फैट भी होना चाहिए। इस प्रकार से करना होगा। तो अगर हम वैसा खाए और खर्च नहीं किए, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, हम रोज़ के रोज़ सालों साल ऐसा खाए तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा। या अगर हम रोज़ कुकर का चावल खाएं, आलू का सब्जी खाएं, मीठा फल खाएं, दूध खाएं, एक दिन में 10 रोटी खाएं, 4 गो आलू खाएं, आधा किलो दूध पिए, तो ये सब खाना गलत नहीं है, लेकिन ये सब खा के हमको चलना चाहिए था कम से कम 40-50 हज़ार, 30-40 हज़ार कदम। हम खाएं और चले 2000 कदम, तो इससे बीमारी हो जाएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, नहीं टहले उतना, तो चर्बी बन के तोंद में जमा हो गया, कोई बात नहीं। दर्जी कपड़ा का गहरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल गया, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई हर्जा नहीं होता। हमारा गाल इतना फूल जाए, जांग इतना मोटा हो जाए, बाएं इतना मोटा हो जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा जाता है, उसको जेंथेलेस्मा कहते हैं। हमारा जेंथेलेस्मा पर भी एक वीडियो है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो गया, गलती से खून की नली में जमा हो गया, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा बनाया था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक है, धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाएगा तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाएगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाएगा तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाएगा तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमेगा तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमेगा तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमेगा तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमेगा तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमेगा तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से डैमेज करता। तो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? चर्बी जमने से बीपी हुआ, थायराइड हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ और डायबिटीज हुआ। चर्बी जमने से हमको मानसिक गड़बड़ी पकड़ा और हमको मानसिक रोग पकड़ा, ये सब चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। सिंपल टीबी भयंकर प्रकार का प्लूरल इफ्यूजन में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि आप तेजाब ज़्यादा बनाए हुए हैं। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया, मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा।
सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कना शुरू कर देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा, ऐसा चमड़े का जो है कि फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बैक्टीरिया चमड़े में पकड़ेगा, बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसे चमड़े का टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चमड़े का वायरस यानी हर्पिस वायरस पकड़ेगा, मोलस्कम वायरस पकड़ेगा, वार्ट पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टीबी का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लंग में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब इंसान इतना कम मेहनत करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर इंसान चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वो भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन फाइबर बढ़ा दीजिए और बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना है। तो जो आदमी 2 ही घंटा पैदल चलेगा, बाकी टाइम टेम्पू टेकर से चलेगा, जो बुद्धिजीवी होगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं, उसको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छंदा नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना। आगबे परवल, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर हरा रंग का सहजन जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। आधा घंटा चमड़े को धूप रोज दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो, और 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को।
दुनिया में कोई भी बीमारी, हम क्या खोजे, हम ये खोजे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी का भोजन लेना, तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा। कम प्रोटीन, फाइबर खाने से बीमारी होता है, तो बढ़ा दीजिए दाल और अंकुरित चना, दूध, मूंग और हरा सब्जी जम के खाइए, खीरा टमाटर जम के खाइए। और लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम सलाद के रूप में नहीं खाइए। 2 घंटा भी रोज पैदल नहीं चलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। आप अगर दाल रोटी भी खाइएगा तो भी 2 घंटा रोज टहलना होगा। लेकिन गलती से अगर चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा खाने लगिएगा तब तो इसके बदले 50 किलोमीटर चलना होगा, जो कि वो संभव ही नहीं है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो बीमारी हो जाएगा। और कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता, और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। यही हमें 1 लाख मरीज देख के खोजे। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के भगवान 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें तो क्या हमारा कैलोरी खर्च नहीं होगा? फिर भी खर्च होगा। एक आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे, खाली बैठल रहे, फिर भी 1500 कैलोरी तो उसका ऐसे भी खर्च है एक एवरेज अडल्ट का। क्यों? क्योंकि हार्ट 1 लाख बार रोज धड़कता है, दिमाग आपका सोचने विचारने में कैलोरी जल रहा है, आपका सेल टूट रहा है, बन रहा है, उसमें कैलोरी जल रहा है। तो एक 1500 कैलोरी तो वैसे खर्चा है। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे, ऑफिस में भी वही महिला काम करे, तो एक दिन में 200 कैलोरी खर्च करेगी। अगर कोई आदमी 1 घंटा टहल भी लेता है तेज कदम से तो 300 कैलोरी उसका अलग से खर्च हो गया। तो अगर कोई महिला 1 घंटा टहलती भी है, घर का ऑफिस का काम भी करती है, तो उसका कैलोरी खर्चा कितना होगा? 1500 प्लस 200 प्लस 300, यानी 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा, अगर उसको टीबी हुआ तो रोज खा रही होगी कम से कम जो है कि 3000 कैलोरी, और उस कैलोरी में करीब करीब 98-100% जो है कार्बोहाइड्रेट खा रही है, तो उससे तो बीमारी हो ही जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी को अगर टीबी होगा तो उसको खाली टीबी ही नहीं हुआ होगा, वो एक्स्ट्रा चीनी खा के लंग में छिड़का तो टीबी का कीड़ा पकड़ लिया। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी टीबी का कीड़ा खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों दूरी मेंटेन करेंगे, फिर भी कोरोना धर लेगा, फिर भी टीबी धर लेगा। चीनियाँ गिरे बात चिटिया लाग बेकरी। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। यानी जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बताया गया, ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सही नहीं है। अगर एक ही घर में एक आदमी को टीबी है, वो खांसता है, तो क्या बाकी आदमी नहीं सूंघता होगा? उसको क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि आपका, अगर आप चीनी नहीं खाइएगा या फिर प्रोटीन फाइबर जम के खाते रहिएगा, रोज 2 घंटा टहलिएगा, तो देखिएगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं पकड़ा। बगल वाला आदमी अगबे कार्बोहाइड्रेट खा रहा था, रोज नहीं टहलता था, उसको बीमारी पकड़ लिया। एक चीज़ और जान लीजिए, एक दिन में बीमारी नहीं होता। एक दिन में, आज हम 1 दिन ज़्यादा खा लिए, उसे थोड़ी बीमारी हो जाएगा। यही गलती हम सालों साल करते रहे तब बीमारी होगा। एक दिन पाप का घड़ा भर जाता तो बीमारी होता। तो इसीलिए मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता कुछ भी खा लो। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर भोजन नहीं बताना चाहता, यहीं से वो बीमारी को क्रोनिक बना देता। तो ये जो हमारे हिसाब से दुनिया में कोई MDR टीबी नहीं होता, हमारे हिसाब से कोई XDR टीबी नहीं है। हाँ, ये तब है जब आप भोजन नहीं बदलिएगा। मरीजवा जाके कुछ खा ले, 10 रोटी खा ले एक दिन में, दाल पीवे नहीं करे, रोज नहीं टहले, तो वैसे केस में तो आप बोलेगा तो सही में XDR टीबी है। कुछ दिन के बाद डबल XDR टीबी आ जाएगा, लेकिन वो तो होगा। लेकिन जब तक अगर भोजन बदल दीजिएगा तो फिर कोई XDR टीबी नहीं है, कोई MDR टीबी नहीं है, कोई मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी नहीं है। सामान्य दवा से मर जाएगा। तो यही अंतर है, बाकी किताब में क्या लिखा हुआ है और हम किताब में क्या, हम उसको कैसे अपने अनुभव से हम क्या सीखे। हमारा मानना है कि संक्रमण और चीनी एक ही सिक्के का 2 पहलू है। सिक्के का 2 पहलू है। एक तरफ से देखिएगा तो आपको कारण नजर आएगा गंदगी, यानी बैक्टीरिया, लेकिन जब उल्टा देखिएगा तो आपको कारण नजर आएगा चीनी, यानी आपके द्वारा खाया गया ज़्यादा कैलोरी। तो आप उसको कैसे बोलते हैं वो उस पर निर्भर करता। हम अहंकारी मनुष्य हैं तो हमको ये स्वीकारने में हमको खराब लगेगा कि हम जम के जीभ के चटोर हैं और शरीर के कर्म कोढ़ी हैं। तो इसलिए हमको ये सुनने में खराब लगेगा, इसलिए हम कहेंगे नहीं, हम तो अपने आप को नहीं सुधारेंगे, लेकिन दुनिया भर का दवा खोज लेंगे। ये मनुष्य का एटीट्यूड गलत है। तो गीता में कहा गया, अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका मतलब आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि जब तक टीबी का बैक्टीरिया रहेगा तब तक हमको दिक्कत है, इसका मतलब आप इस बीमारी से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि बैक्टीरिया तो रहेगा, भगवान तो उसको किसी काम से बनाया है।
तो आप अपने आप को सुधारिए, क्योंकि यही एक आपके 100% नियंत्रण का चीज़ है। बाकी ना आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते, न एजेंट को कंट्रोल कर सकते। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, तीन के जो है कि कोलैबोरेशन से बीमारी होता। तो लेकिन ये दोनों चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। इन्वायरमेंट को आप नियंत्रित नहीं कर सकते और एजेंट को नियंत्रित आप नहीं कर सकते, इसीलिए होस्ट आपके 100% नियंत्रण में है। तो इसको कंट्रोल कर लीजिए। देखिएगा टीबी क्या हर बीमारी जड़ से जाएगा। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना टीबी खाएंगे कुछ नहीं होगा, और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों हाथ धोएंगे, कितनी डिस्टेंसिंग करेंगे, फिर भी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा, वो तो मरते मरते बचा और पूरा खानदाने को ले डूबा। इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाता, ये कानून से बचाएगा। ये कानून डेंजरस है, जो कि ज़बरदस्ती इस बात को आपको सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं लॉकडाउन ही एक उपाय है, यही एक उपाय है। नहीं, ये आपको मौका कहाँ दिया प्रूफ करने का कि यह दूसरा भी उपाय है। वो तो सीधे बोला इसको कॉपी करो, मानो नहीं तो मानो, दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई। आपको डर है तो आप 50 को मास्क लगाइए। ये क्या पूरा दुनिया आपके बाप का है क्या, जब कहेगा कि नहीं ये खाओ, ये जो है कि ये पहनबे करो? ये गलत है, ये गलत है। एक इस धरती पर कौन मरना चाहेगा? कोई नहीं मरना चाहेगा। तो आप कह दीजिए कि मास्क लगा के रहो जिंदगी भर, तो जिसको मन होगा वो लगाएगा, जिसको नहीं डर नहीं लगाएगा। क्या चप्पल पहनने का कोई कानून है? लेकिन हर आदमी चप्पल पहनता उसी ढंग से। तो आप ये कानून बनाने का मतलब है दाल में काला है। पूंजीवादी व्यवस्था वैक्सीन बेचना चाहता, किट बेचना चाहता, और जिस कारण से बीमारी हो रहा है उसको कोई एडजस्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो है कि ये टीबी का समस्या है। तो यदि हम अपना भोजन बदल दें तो ये टीबी क्या हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। अगर हम खखार खाना भी शुरू कर दें टीबी के मरीज का, तो भी हमको टीबी नहीं पकड़ेगा अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो। और चीनी खाएंगे तो भले ही कोई मरीज हमारे संपर्क में नहीं आया हो, फिर भी पकड़ लेगा। आज एक कोई आदमी बोलता है कि सर आपको उससे टीबी हुआ, उसको उससे हुआ, उसको उससे हुआ, उसको उससे हुआ। तो आप उससे पूछिए कि सबसे पहला आदमी जिसको टीबी हुआ उसको किससे हुआ, तो बोलेगा जानवर से हुआ। तो सबसे पहला जानवर जिसको टीबी हुआ उसको किससे हुआ? कहीं ना कहीं जाके तो आपको रुकना पड़ेगा। इसका मतलब कि कभी भी अपने बीमारी का कारण दूसरों के में मत तलाशिए। ये आपके अहंकार को अच्छा भले लगे, लेकिन यह सत्य नहीं है। आपके गड़बड़ी एक हाथ से ताली नहीं बजता, वही बैक्टीरिया हमको कुछ नहीं करता और आपको कर जाता। ऐसा क्यों होता? इसका मतलब गड़बड़ी आपके शरीर में है, सुधरना आपको है। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जैसे नहीं आएगा। दूसरी बात, दुनिया में अलग से टीबी का रोग नहीं होता। टीबी का बीमारी और भी अंदर के गड़बड़ी का बाहरी रूप है। कहने का मतलब हुआ कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप एक दिन में 10 रोटी रोज खाते थे, 4 गो आलू रोज खाते थे, रोज मीठा फल खाते थे, गाजर चुकंदर का जूस पीते थे और मीठा फल का जूस पीते थे, अनार का जूस पीते थे, दूध पीते थे, हॉर्लिक्स बोर्नवीटा का प्लान पीते थे, सबका सब ये चीनी खा रहे थे। लेकिन ये चीनी तो मेहनती के लिए था और आप तो घर बैठे रहते थे, केवल 2 ही घंटा टहलते थे। तो अब ये सब सारा चीज़ खाना, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना छोड़ दीजिए। आप दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, अंकुर चना के मूंग खाने लगिए, अंडा 2 रोज खाने लगिए, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाने लगिए। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, और यही तेजाब आपको ग्रैनुलोमा बनाता था। साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो यही साइटोकाइन स्टॉर्म होता था, तो जिसके वजह से आपको भयंकर निमोनिया हुआ था। तो अभी सारा चीज़ गड़बड़ चीज़ छोड़ दीजिए, देखिएगा कि जो है कि पुनः स्वास्थ्य का दशा उपलब्ध हो गया। तो न केवल आप टीबी से बचे, बल्कि टीबी अपने साथ और भी कई रोगों को लाया होगा, उससे भी बच जाइएगा। देखिए ज़्यादातर टीबी के डॉक्टर गलती कहाँ करते? वो क्या करते गलती? खाली 2-3 को टीबी का जाँच खाली कराते। नहीं, ये सही उपाय नहीं है। आपको पूरा जाँच कराना होगा। कौन कौन जाँच? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, RBS जो है कि, या फिर ब्लड शुगर, फास्टिंग बीपी, इंसुलिन, फास्टिंग बीपी, HbA1c 3 महीना का एवरेज चीनी, और वायरल मार्कर HIV, HBV और SCV। उसके अलावा आपको टॉर्च टेस्ट कराना होगा, और आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, LH/FSH रेशियो, और उसके अलावा कार्सिनोजेनिक एंटीजन, उसके अलावा अल्फा फेटोप्रोटीन, उसके अलावा विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन, उसके अलावा खखार का जांच, उसके अलावा जो है जब ये पूरा IgE लेवल, और जो है कि अगर जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको लगा अरे बाप रे बाप, हमको तो लग रहा था खाली छाती का बीमारी है, खाली टीबी का ही बीमारी है, ये तो और भी 10 बीमारी है रे बाप। तो कहने का मतलब हुआ कि जब आप पूरा जांच कराइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो गलत भोजन खाए हैं
तो उससे खाली आपको टीबी नहीं हुआ है बल्कि शरीर में और भी 10 बीमारी हुआ है। इसीलिए हमारा जो अप्रोच होता है वो होलिस्टिक अप्रोच, इसको हम नाम दिए हैं होलिस्टिक अप्रोच। हम क्या नाम दिए हैं, बहुत लोग ये सब काम करके जा चुके हैं धरती से। तो इसीलिए जो है कि आप होलिस्टिकली सोचिए, ये कभी मत सोचिए कि उसको खाली टीबी हुआ होगा, उसको और 5 बीमारी हुआ होगा। तो हम पहले पूरा जांच कराते हैं मरीज का, और हम उस जो जांच में गड़बड़ी आता है उसके हिसाब से अलग अलग दवा भी लिखते हैं। और जो कन्वेंशनल टीबी का रेजिमेन है उसमें हम एक ही दवा यूज करते हैं, वो है रिफाम्पिसिन। तो ये रिफाम्पिसिन बड़ा इफेक्टिव है। तो रिफाम्पिसिन जो है 450 मिलीग्राम ये रोज़ खिलाते, और अगर बच्चा है तो उसके हिसाब से डोज कम करते। और उसके अलावा मरीज को लिवोफ्लोक्सासिन देते, उसके अलावा हम लोग लेनाजुलिड देते मरीज को, उसके अलावा क्लैरिथ्रोमाइसिन देते। तो ये जो 3-4 एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाता है। उसके अलावा साथ ही साथ अगर और भी इन्फेक्शन है उसको तो एंटी फंगल इट्राकोनाजोल भी देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि क्रिप्टोकोकोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस पर भी सिम्टम रिपीट करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि टीबी का जो लक्षण आएगा वो एसएलई का भी लक्षण टीबी का लक्षण जैसा लगेगा। एसएलई एक बीमारी है जिसमें शरीर का हर अंग इफेक्टेड होता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब भी बनाते तो शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज भी आएगा। तो सार्कोइडोसिस भी नमक की बीमारी है, वो भी उससे शामिल करेगा। इसलिए इसमें आप पूरा स्टेरॉइड भी चलाना होगा आपको। टू बाय द टाइम टू ड्रग टू एक्ट, दवा को असर शुरू होने में समय लगेगा, इस बीच में आपको स्टेरॉइड से सिम्टम रोकना होगा। खाली टीबी का दवा दीजिएगा तो थोड़ी उससे रुक जाएगा इन्फेक्शन, नहीं, उसे नहीं रुकेगा। आपको साथ साथ स्टेरॉइड भी देना होगा, नहीं तो फिर साइटोकाइनेस्ट्रम अचानक शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए वैसे केस में हम लोग स्टेरॉइड भी चलाते, साइक्लोस्पोरिन भी चलाते, एजाथैरोपिन भी चलाते, और उसके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी देते, और जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से सब दवा देते। तो मरीज का टीबी 2 से 3 महीने में मरीज बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। टीबी कोई भी, हम लोग बोन टीबी भी ठीक करते, हम लोग दिमाग का टीबी भी ठीक करते, ये सारा का सारा टीबी ठीक होता है। अगर मरीज बेहोश है, भोजन खाने में दिक्कत है, तो ऐसे केस में इंट्रा आई भी उसको हम लोग दवा चलाते। तो ऐसे केस में ज़्यादा नहीं, 2-3 एंटीबायोटिक आई भी उसको रोज के रोज चलाते। 5 से 10 दिन में उसका इन्फेक्शन कंट्रोल कर देते। तो 5 से 10 दिन में उसको भोजन टॉलरेट करने लायक बना देते हम लोग। उसमें यदि हम आई भी चलाते तो उसमें वही सब चलाते, आपका पिप्जो चलाते, यानी पिपरासिलिन टाजोबैक्टम 4.5 ग्राम, वो 1 वायल सुबह शाम चलाते। उसके अलावा लिवोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन चलाते, उसके अलावा फ्लूकोनाजोल का इंजेक्शन देते, उसमें डेक्सोना भी दे देते। तो ये सब जब चारों दे दीजिएगा तो देखिएगा टीबी कितना भयंकर रूप में रहेगा। चाहे मेनिंजेज का टीबी रहे, चाहे कि एब्डोमिनल टीबी रहे, वो सब शांत पड़ जाएगा। जब ये शांत पड़ जाए तो मरीज ओरल दवा लेने को तैयार हो जाए, तब फिर ओरल पर डाल दीजिए। और दूसरी बात कि लेकिन मरीज को बोलिए कि याद उसको बता दीजिए कि देखो बेटा, दवा जो हम दे रहे हैं वो केवल 10% इलाज है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है, ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और नहीं तो उसका जांच करा दीजिए। जांच करा दीजिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो हम किडनी भी खराब किए रे बाप, ये तो लीवर भी खराब किए रे बाप, ये तो हम जीभ का चटोर बने, शरीर का कर्म कोढ़ी बने। एक दिन में हम 10 रोटी खाते थे, अब हम कान पकड़ते ऐसा नहीं करेंगे, 24 घंटे में 4 रोटी ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो वो सब चीज़ सुधार लेगा, दाल जम के पीने लगेगा, हरा सब्जी जम के खाने लगेगा। देखिएगा जो डॉक्टर टीबी को 2 साल में भी ठीक नहीं कर पाया, आप केवल 3 महीने में ठीक कर दिए। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। और हमारा एक और फेवरेट बीमारी जो हर वीडियो में आपको बताते हैं वो है एसएलई। तो एसएलई देखिए एक बीमारी है जिसमें कि जो है कि ये आपका होता, वो आप देख लीजिए। ये देखिए एसएलई है, क्या मुझे लूपस है, ये लूपस है। देखिए इसमें क्या क्या लक्षण होता है। इसमें मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होगा, गठिया, और बुखार ठीक ही नहीं होगा। सब डॉक्टर बोले टीबी पकड़ लिया। लंबे समय तक थकान रहेगा, और खून की भारी कमी, हीमोग्लोबिन से नीचे चल जाएगा। गुर्दे की समस्या होगा तो क्या होगा, आपको सूजन आने लगेगा हाथ पैर में, और पानी भर जाएगा जहाँ तहाँ। तो इसके चलते आपको डॉक्टर बोलेगा किडनी खराब हो गया, पेशाब में प्रोटीन आने लगेगा, क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, यूरिया बढ़ने लगेगा। सीने में दर्द होगा, भयंकर खांसी होगा, तो इतना खांसी होगा कि छाती में पानी भर जाएगा। प्लेउरल इफ्यूजन, कभी कभी छाती में जो पस भी भर जाएगा, उसको पायमिया बोलते है ना, हीमोथोरेक्स भी बोलते। कभी कभी उसमें खून भी भर जाएगा, उसके बाद चकत्ता निकलेगा। उसके अलावा धूप से एलर्जी होगा, और बाल ज़्यादा झड़ने लगेगा, रक्त का सामान थका होगा। तो क्या होगा, उंगली के बीच में उंगली कट के गिरने लगेगा, उसको बोलते हैं गैंग्रीन। ये गैंग्रीन होने लगेगा, ये सब काला पड़ जाएगा। और भयंकर इसमें मिर्गी का दौरा पड़ेगा, या फिर मानसिक रोग होगा, मुंह में छाला। ये एक ही बीमारी का लक्षण है, इसको हम लोग कहते हैं लूपस। तो इसको हम लोग जड़ से ठीक करते, ये हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है। तो इसको हम लोग जड़ से ठीक करते, लेकिन ये तभी जड़ से जाता जब हम मरते। बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, और भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। इसीलिए और ऐसे लिए एक जो बीमारी हम आपको बताएं लूपस, इसमें आपको मैक्सिमम लक्षण में मिलता जुलता रहेगा। आपको दोनों का लक्षण बहुत मिलता जुलता है। उसमें भी बुखार महीनों तक ठीक नहीं होगा, खांसी महीनों तक ठीक नहीं होगा। और एक और बीमारी होता है सार्कोइडोसिस,
वो भी आपको ऐसा ही मिलता जुलता लक्षण देगा। लेकिन जैसा हम आपको बताया कि बीमारी क्यों होता, एक्स्ट्रा चीनी खा के या तो शरीर तेजाब बनाता या तो चर्बी बनाता, तो जहाँ तहाँ छिड़कता, इसीलिए कारण तो सबका एक ही होता। तो वो आपको उस थ्योरी से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम कहते हैं कि सब बीमारी एक ही है। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटक से उससे पूछते हैं कौन सा बीमारी हो यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखाते हैं, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, खीरा टमाटर जम के खाने लगिए, रोज 2 घंटा टहलने लगिए, देखिएगा सारा बीमारी खत्म होना शुरू हो गया। 2 से 3 महीने में हम ठीक करते। कितनों भयंकर टीबी होगा हमारे पास भेज दीजिए, 2 से 3 महीने में उसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये तभी खत्म होगा जब मरीज भोजन चेंज करेगा। इसलिए मरीज को बार बार समझाइए कि देखो बेटा, तुमको खाली टीबी का बीमारी नहीं है, तुम जो गलत भोजन खाए हो तुमको वो सारा बीमारी धर लिया। जांच में भी उसको दिखा दीजिए, सांच को आज क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जैसे आप पूरा करा दिए समझ में आ जाएगा उसको। तब वो और ज़्यादा संजीदा हो जाएगा अपने भोजन के व्यवहार के बारे में, और वो गलत चीज़ खाना छोड़ देगा। देखिएगा कि उसका बीमारी जड़ से चला गया। बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी फिर क्यों होता, हम बीमार क्यों पड़ते? जीभ का चटोरपन और शरीर का कर्म कोढ़ीपन हमको बीमार करता। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा मज़ेदार होता। आप आलू का चिप्स खाइएगा, मीठा फल खाइएगा, दूध पीजिएगा, इस समय ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन दाल पीजिएगा उतना मज़ा नहीं आएगा, हरा सब्जी में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो मज़ा ही आपको गड्ढे में गिराता, वो सब खाना गलत नहीं है, लेकिन वो खाना उसके लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो चूंकि हम भोजन नहीं बदल पा रहे हैं लोगों का, हालांकि बहुत सारी लोगों में चेतना आ गया है। अब जैसे हम ही ये वीडियो बनाने लगे, तो जितना लोग भी कम से कम देख रहा है, उतना तो कम से कम कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा में वो बात जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग जाग रहा है, मानव जाति अब तरक्की कर रहा है, उसको पता चल गया। तो इसीलिए जो है कि ये अब निश्चित रूप से भविष्य तो अच्छा है। आप देखिए इस धरती पर करीब करीब 7.5 अरब आदमी है। इस 7.5 अरब आदमी में करीब करीब 4 अरब आदमी ओवरवेट है, ज़्यादा खा के मर रहा है। 2 आदमी खाना अकेले खा जा रहा है, और करीब करीब जो 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको 24 घंटे का भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो सोचिए 4 अरब आदमी ज़्यादा खा के बीमार है, ये 1 अरब आदमी कम खा के बीमार है। तो ये अगर ये ज़्यादा खाने वाला आदमी अपना भोजन इसको बांट दे, तो ये 5 अरब आदमी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इंसान में संग्रह का आदत होता। वो चाहता कल भोजन मिले न मिले आज ही खा लो, जो है कि तो ये एटीट्यूड गलत है। इंसान को लगता है कि हम भोजन नहीं बदले तो क्या दिक्कत है, दवा तो है ना, ये एटीट्यूड गलत है। आप कितनों खरबपति रहिएगा, ये दवा किसी काम नहीं आएगा अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा। अगर ऐसा रहता तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, जो कि भारत सरकार में मंत्री थे, उनको मरना नहीं पड़ता इतना कम उम्र में। मैराडोना 60 साल में मर गया, वो जो है यार खरबों रुपया का संपत्ति छोड़ के, उसको नहीं मरना पड़ता। इसका मतलब जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, और एक दिन नहीं, ये रोज़ का रोज़ बैलेंस करना होगा, कितना कैलोरी घुसा और कितना निकाले, रोज़ का रोज़ बैलेंस करना होगा, तभी आप बीमारी से बचिएगा। तो इसीलिए जो है कि दाल जम के पीने लगी, और इसमें प्राणायाम भी अच्छा खासा मदद करेगा। वो तो पूरा का पूरा योगा ही मदद करेगा। योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगिक मार्ग जो योग का है उसको अपना लीजिए, और प्लस भोजन बदल दीजिए, देखिएगा ये सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो ये होलिस्टिकली तरीके से हम ठीक करते हैं। अगर आपको भी हमसे इलाज लेना है तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 8969953194। ऑनलाइन भी आप हमसे इलाज ले सकते हैं 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। कितने बजे हम फ़ोन रिसीव करते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 से 6 शाम, नहीं तो 10 बजे रात। इस टाइम में आप हमको कोई भी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं। क्या हम केवल चमड़ा का बीमारी ठीक करते? नहीं। बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोई भी पुराना बीमारी हो, कैंसर हो, कोरोना हो, हार्ट अटैक हो, लकवा हो, आप चाहते हैं कि जड़ से चला जाए, तो आप हमको इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इसी टाइम में फ़ोन कर सकते हैं। ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आपको पटना आना जरूरी नहीं है, आप कहीं भी रहिएगा आप हमसे इलाज ले सकते हैं। तो निःशुल्क सुविधा डॉक्टर आपको ये देगा। तो ये जो है कि आपको हम समझाए, तो हम इसी ढंग से इलाज करते। पहले तो पूरा जांच कराते, जो पहले महीने में पूरा जांच कराते, दूसरे महीने में केवल उसी जांच को रिपीट करते जो गड़बड़ आया था, और उसमें दिखलाते कि देखो बेटा तुम्हारा भोजन बंद कर दिए, दवा से देखो कितना सुधार आया। तो मरीज को लगता है कि हाँ ये डॉक्टर तो पूरा अंदर का भी सुधार कर दिया, लीवर किडनी भी सुधार हो गया, तब उसको भरोसा दुगना हो जाता। फिर आगे चल के वो सारा चीज़ उसको नॉर्मल करके दिखा देते। तो इस ढंग से होलिस्टिकली हम इलाज करते। लेकिन हम मरीज को बार बार ये कहते कि दवा केवल 10% है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको टीबी के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स को दूर किया होगा। तो लोग क्यों कहता है MDR टीबी? इसलिए कहता है क्योंकि वो आपका भोजन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आपको रोज़ 2 घंटा टहलने के लिए नहीं कहता, तो और इंसान भी खुद भी नहीं टहलना चाहता,
ज़्यादातर लोग तामसी हैं, जम के भोजन करना चाहते हैं और आराम कर फरमाना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको पता नहीं कि वो कितना डेंजरस काम है। और ये समस्या अब गाँव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। और जम के लोग आलू खा रहा है, हरा सब्जी खा नहीं रहा है, तो बीमारी होगा। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम हर जगह मिलने लगा, तो इसीलिए बीमारी होगा। तो इस बात को समझना होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक सही जानकारी भेजी जा सके। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि कभी भी इस वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर मत कीजिए कि उससे हमारा नाम हो। नहीं, हम परेशान हो चुके हैं, हमारे पास मरीज का कोई कमी नहीं है। इतना कमी नहीं है कि हमको समय भी नहीं मिलता बार बार वीडियो बनाने का, नहीं तो हम रोज़ 10 वीडियो बनाएं। क्योंकि वीडियो एक तरीका है जिसके द्वारा आप हम देखेंगे तो कितना आदमी को देखेंगे, ज़्यादा 50 मरीज 100 मरीज को देखेंगे एक दिन में। लेकिन अगर वीडियो बनाएंगे, सोचिए कितना आदमी लाखों लाख तक पहुंच सकता है ये बात। इसीलिए जो है कि ये हमारा ये लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि हमको उसको नाम का हो, नहीं, हमको कोई नाम का जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम सीख गए 1 लाख मरीज देखे, हमारा फर्ज बनता है कि ये बात और लोगों तक भी बताएं। इसीलिए हम बार बार हर चीज़ वीडियो बना के बताते रहते हैं। तो अगर ये अच्छा लगे तो आपका भी पुण्य होगा, ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और पीड़ित मानवता को भी कल्याण हो सके। बहुत सारा ऐसा टीबी का रोगी होगा, बहुत सारा ऐसा सार्कोइडोसिस का रोगी होगा जो बेचारा परेशान होगा, उसका ठीक है नहीं हो रहा होगा, उसको हमारे नंबर दे दीजिएगा, तो हमसे बिना आए भी इलाज करा सकता है। और ये वीडियो सुन लेगा, उसको समझ में आ जाएगा बीमारी क्यों हुआ। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। देखिए 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो हो गया। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। पीड़ित मानवता ही भगवान है। तो आपने हमको अनुग्रहित किया, मैं आपका कृतज्ञ हो गया, आपके एहसानों के आगे दब गया, क्योंकि आपने हमारा बात सुना। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर आप जो बोलिएगा, जो आपका क्वेरीज होगा, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। मेरा टारगेट है कि हर बीमारी का वीडियो मैं बना दूँ। और ये जो हमारा तरीका है बिल्कुल अलग तरीका है, जो कि हमारे इलाज में 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज है, और बाकी 10% ही दवा है। तो इसी ढंग से हम बीमारी को ठीक करते। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको हमेशा स्वस्थ रखे, टीबी से मुक्त रखे। धन्यवाद।